सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 25 जनवरी। और आज हम सभी 25 जनवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पहले हम लोग मात्र 2 मिनट के अंदर लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो एक बार साथियों मैं आपको 2 मिनट के अंदर ही 24 जनवरी के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे उनको रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों के बढ़ेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी कौन सा ऐसा देश है जो कि वर्ष 2025 में जो फीडे शतरंज विश्व कप है इसकी मेजबानी करने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों अपना प्यारा भारत ही करेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मैंने आपको एडिशनल डायरेक्टर जनरल बताए थे, ये भी कौन बन गए? तो महेश कुमार अग्रवाल। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है, इसका शुभारंभ अभी किसने किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। भारत के पहले अभी CISI मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय का नाम याद करिए, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया है? तो गुजरात के अंदर किया जा रहा है। भारत में भी 10,000 भौगोलिक संघ के जो GI टैग प्राप्त करने का लक्ष्य है, ये कब तक का रखा गया है? तो 2030 तक का। हर साल पराक्रम दिवस पूछे आप लोगों से 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको एक कवचम नामक प्लेटफॉर्म बताया था जिसको भी केरल सरकार ने लॉन्च किया था। और इस साथ ही कवचम का फुल फॉर्म क्या था? तो केरल वार्निंग क्राइसिस एंड हजरत मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म था। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम याद करिए, इसका अब नाम बदल दिया है। और नाम बदल कर क्या कर दिया था? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। अभी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला, जबकि एशिया का तीसरा देश कौन सा बन गया? तो ये दोस्तों थाईलैंड बन गए। और लास्ट क्वेश्चन, बार बार मैंने आपको इंडेक्स से संबंधित पढ़ाया था कि ग्लोबल जो फायर पावर इंडेक्स है 2025, ये भी जारी कर दी गई है। और इसमें भारत की रैंकिंग कर रही थी, तो भारत रहा था इस बार चौथे स्थान पर। आई होप साथियों को 24 जनवरी के मैंने आपको जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का साथियों आप लोगों के सामने पहला प्रश्न था। और आज का आप लोगों से पहला प्रश्न पूछ रहा है कि अभी जो टाटा स्टील चेस है 2025, इसमें भी 72 सालों के मैराथन मैच में जो गुकेश डमाल जो है, इन्होंने किसको हराया है? तो पहले तो साथियों आप इस प्रश्न का आंसर जान लीजिए कि भी टाटा स्टील चेस 2025 में 72 सालों के मैराथन मैच में जो गुकेश दमार जो है, इन्होंने विसेंट कीमर को हराया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझते हैं। देखिए साथियों, इस जीत के बाद ही क्या है कि जो गुकेश दमार जो है, ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी भी बने हैं। और ये उपलब्धि साथियों इन्होंने किसको हराकर हासिल की है? यानी कि नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की, तो इन्होंने अर्जुन एरिगिसी को हराकर हासिल की है। और भारत के दोस्तों जो नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने ही बने। साथ में विश्व में बात करें तो विश्व में ये चौथे स्थान पर है। अब गुकेश की इस जीत के बारे में आपको कुछ खास बात और बताता हूँ। तो गुकेश साथियों इस जीत के साथ ही क्या है कि टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत भी दर्ज की है। अब ये शतरंज से संबंधित क्वेश्चन है। तो एक बार दोस्तों मैं आपको जो लिस्ट दिखा रहा हूँ, एक बार आप लोग उस पर फोकस करिए। यहां से आपको एक ना एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि साथियों जो कोनेरू हम्पी है, नाम याद करिए इनका, ये भी दूसरी बार विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनी थी। भारत ने 45वीं फीडे चेस ओलंपियाड में पूछा आप लोगों से तो गोल्ड मेडल जीता था। अर्जुन एरिगिसी का भी नाम याद करिए, यह भी शतरंज मास्टर कप 2024 के विजेता बने थे। सबसे कम उम्र के मैंने आपको विश्व शतरंज चैंपियन बताए थे, ये डी गुकेश बने। और मात्र साथियों ये 18 साल के हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्तिक वेंकटरमन की बात करें तो इन्होंने इस 60वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। अब इसी के साथ मैं आपको नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर के बारे में और रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि साथ पी श्याम निखिल का याद करिए, नाम याद करिए। हालांकि कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ ये पी श्याम निखिल का नाम।
ये बात के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। और उससे पहले 84वीं कौन बनी थी? तो आर वैशाली। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो फिक्की फ्रेम्स है इसके भी जो पहले ब्रांड एम्बेसडर है इसके रूप में किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है? ये बना दिए साथियों अभिनेता आयुष्मान खुराना को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी फिक्की फ्रेम्स की क्या है कि पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है अभिनेता आयुष्मान खुराना को। अभी साथियों ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट और देखिए। ये सारे के सारे साथियों जो ब्रांड एम्बेसडर है ये भी रिसेंटली ही बने थे। जैसे कि दोस्तों अक्षय कुमार का नाम याद करिए, इनका नाम मैंने आपको जनवरी 2025 के अंदर ही पढ़ा है कि इनको स्मार्टफोन ब्रांड पोको का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नीरज चोपड़ा को भारत पेट्रोलियम का बनाया गया था। मनु भाकर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नरेंद्र कुमार यादव की बात करें तो फिट इंडिया मूवमेंट के बने थे। विराट कोहली को भी पंजाब नेशनल बैंक का बनाया गया था। सुरेश रैना की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर में युवा मतदाता को जागरूक करने के लिए बनाया गया था इनको। कैटरीना कैफ का नाम याद करिए, इनको शॉमी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। निखत जरीन को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का बनाया गया था। श्रियंका पाटिल की बात करें तो बॉब कार्ड ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और अभिनेता सोनू सूद की बात करें तो थाईलैंड में टूरिज्म के लिए इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आज का साथियों आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का तीसरा प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने रहा और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो रक्षा मंत्री हैं राणा सिंह, इनके द्वारा लॉन्च की गई एक उन्नत जो युद्ध चित्र निगरानी प्रणाली है इसका नाम क्या है? तो इसका साथियों जो नाम है ये संजय रखा गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझिए। अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने 24 जनवरी 2025 को संजय द बैटल ग्राउंड सर्विलेंस सिस्टम को उद्घाटन किया है। और संजय साथियों एक स्वचालित प्रणाली है जिससे जमीनी और हवाई सेंसरों से प्राप्त डेटा को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करते हम लोग संजय के बारे में कि संजय को विकसित किसने किया है? तो इसको साथियों भारतीय सेना और बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो खाली याद रखिएगा इतना ही। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो चौथा प्रश्न है ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 23 जनवरी को जो माइकल मार्टिन है इनको किस देश का दूसरी बार प्रधानमंत्री चुना गया है? ये चुन लिया साथियों आयरलैंड देश का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है माइकल मार्टिन, जो कभी दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए। और इससे पहले ये कब रहे थे? तो इससे पहले साथियों ये 2020 से लेकर 2022 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अब बात करते हैं हम लोग आयरलैंड के बारे में। तो आयरलैंड साथियों को छोटा सा दिखाई दे रहा होगा यूके के बगल में, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। आयरलैंड की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो आयरलैंड की जो राजधानी है यह डबलिन। आयरलैंड में मुद्रा के चलती है तो यूरो। और अब यहाँ के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं साथियों माइकल मार्टिन। अब एक बार साथियों इसके आस पड़ोस के देशों को और देखिए। यहाँ के भी अभी 2024 के अंदर ही प्रधानमंत्री बने थे नए। जैसे कि साथियों इसी के बगल में आपको यूके दिखाई दे रहा है। यूके के भी जो प्रधानमंत्री हैं ये ऋषि सुनक के स्थान पर कीर स्टारमर बने थे। यहाँ पर आपको स्पेन के बगल में पुर्तगाल दिखाई दे रहा होगा। पुर्तगाल के भी नए प्रधानमंत्री बने थे जिनका क्या नाम था? तो लुइस मोंटेनेग्रो। नीदरलैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे नीदरलैंड के भी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डिक सूप बने थे। स्पेन के साथ दिसंबर में ही बने थे प्रधानमंत्री ने। इनका क्या नाम था? तो पेड्रो सांचेज। लेकिन ये 2030 में बने थे दिसंबर महीने के अंदर। और गैब्रियल अटल की बात करें तो ये फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने थे, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के पांचवें प्रश्न की ओर।
आज का दोस्तों आप लोगों से पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिका का जो खुफिया विभाग है इसके भी जो नए प्रमुख हैं ये कौन बने हैं। ये बन चुके साथी जॉन रेडक्लिफ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है जॉन रेडक्लिफ, जो कि अभी अमेरिका का जो खुफिया विभाग है इसके नए प्रमुख बन चुके हैं। और अमेरिका की जो संसद है जिसके साथ ही जो उच्च सदन है सीनेट, इन्होंने इनके नाम को मंजूरी दे दी है। और अब जो जॉन रेडक्लिफ है ये अमेरिका के खुफिया विभाग के नए प्रमुख होंगे। और इसी के साथ साथ एक न्यूज और याद रखिएगा, ये खुद में न्यूज है, हालांकि मैंने अलग से स्लाइड में टाइप नहीं करी, लेकिन मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 22 जनवरी को सीक्रेट जो सर्विस है इसके डायरेक्टर के तौर पर भी किसे चुना है, तो सोन करन को। अच्छा, सोन करन का नाम आपको मैं इमेज के माध्यम से समझिए। जैसे कि साथ याद करिए पिछले साल की घटना थी कि जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, ये पेंसिल्वेनिया के अंदर भाषण दे रहे थे। और इन्हीं पर क्या है कि जानलेवा हमला हुआ था भाषण देने के दौरान ही। तभी साथ जो सुरक्षा एजेंसी है इनको ये लीड कर रहे थे सोन करन। और इनको क्या है कि इसी कारण सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त कर दिया है। अब बात करते हैं हम लोग अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की राजधानी पूछी आप लोगों से, तो ये वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, तो डॉलर। अभी यहाँ के 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। उपराष्ट्रपति भी अभी रिसेंटली बने थे जेडी वेंस, जो कि 50 में है। और विदेश मंत्री अभी कौन बने थे 72वें नंबर के, तो मार्को रूबियो। अब आज का आप लोग छठवां प्रश्न देखिए। आज का छठवां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में किसने अभी नामांकन हासिल किया है। तो फिलहाल साथियों ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अभी के लिए आप लोग इतना याद रखिएगा कि जो अनुजा मूवी है इसने भी ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकन हासिल किया है। और ये जो साथियों फिल्म है ये 9 साल की एक लड़की की कहानी है जो कि अपनी बहन पलक के साथ जीवन के परिवर्तनकारी अवसरों का सामना करती है। तो फिलहाल के लिए आप लोग अभी इतना ही याद रखिएगा कि ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन जो शॉर्ट फिल्म श्रेणी है इसमें नामांकन हासिल किसने किया है, तो अनुजा ने। ये क्वेश्चन अभी फिर से दोबारा आएगा तब हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का जो दोस्तों आपका 7वां प्रश्न है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 2025 के लिए जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये भी किस संगठन को मिला है। तो इस संगठन का नाम है इनकोई संगठन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी साथियों जो इनकोइस है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इसको भी आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट काम के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है 2025। और इस पुरस्कार में साथ 51 लाख रुपए नगद और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। लेकिन साथ ये किसी संस्था को दिया जाता है तो इसमें 51 लाख रुपए की नगद इनामी राशि दी जाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो 15 लाख रुपए की दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करें तो इसे 2019 से दिया जा रहा है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के बारे में। तो इसकी स्थापना 1999 के अंदर हुई थी। वो है कहां पर ये, तो तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर। और इसका साथियों काम क्या है, तो समुद्र से संबंधित खतरों के लिए शुरुआती चेतावनी प्रदान करना। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का साथियों आपको जो 8वां प्रश्न है ये दिवस से संबंधित है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो हर साल आपका जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इस दिवस को साथियों मनाने की घोषणा की कब थी, तो इसको मनाने की जो घोषणा है शुरुआत ये 2008 के अंदर की गई थी। और किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। 2025 के लिए इसकी थीम क्या रहने वाली है, क्योंकि हर साल ये किसी ना किसी थीम के साथ मनाया जाता है। और 2025 के लिए इसकी थीम है एम्पावरिंग गर्ल फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, यानी कि बालिकाओं को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाना। और इसी से आप लोग रेट करके याद रखेंगे। ये तो गई राष्ट्रीय बालिका दिवस के बाद
लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था, तो दरअसल 11 अक्टूबर को। अब मैं आपके साथ जनवरी महीने के सारे डेट्स को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग याद करिए 1 जनवरी को। 1 जनवरी से मैंने आपको 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो मैंने आपको पढ़ाया था ग्लोबल फैमिली डे, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डीआरडीओ है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। इसके बाद मैंने आपको 2 जनवरी को कोई दिवस नहीं पढ़ाया था। 3 जनवरी को मैंने आपको कोई भी दिवस नहीं पढ़ाया था। फिर सीधा मैंने आपको 4 जनवरी को पढ़ाया था वर्ल्ड ब्रेल डे, यानी कि विश्व ब्रेल दिवस। इसके बाद 5 जनवरी को भी मैंने आपको कोई दिवस नहीं पढ़ाया था। 6 जनवरी को मैंने आपको पढ़ाया था विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 7 जनवरी को भी मैंने आपको कोई दिवस नहीं पढ़ाया था। 8 जनवरी को भी कोई भी दिवस नहीं पढ़ाया था। इसके बाद सीधा मैंने आपको 9 जनवरी को पढ़ाया था विश्व प्रवासी भारतीय दिवस। क्योंकि साथियों 9 जनवरी 1915 को ही क्या है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से स्वदेश वापस लौटे थे। इसी कारण 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को मैंने आपको विश्व हिंदी दिवस के बारे में पढ़ाया था, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे। और इसी से मैंने आपको रिलेट करके बोला था कि नेशनल हिंदी डे भी याद रखिएगा। ये हर साल कब मनाया था, तो 14 सितंबर को। फिर मैंने आपको सीधा 12 जनवरी को पढ़ाया था नेशनल यूथ डे। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 14 जनवरी को। 14 जनवरी को मैंने आपको पढ़ाया था आर्म फोर्स वेटरन डे, जो कि भारत के पहले जो फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा साहब, ये 14 जनवरी को रिटायर हुए थे। और इसी कारण हर साल 14 जनवरी को आर्म फोर्स वेटरन डे मनाया जाता है। और जबकि साथ ही भारत के जो पहली फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा साहब, ये 15 जनवरी को इन्होंने पदभार संभाला था, इसलिए हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। 16 जनवरी को मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल स्टार्टअप डे। फिर इसके बाद मैंने आपको 17 जनवरी को कोई दिवस नहीं पढ़ाया था। 18 को भी कोई नहीं पढ़ाया था। 19 को मैंने आपको पढ़ाया था एनडीआरएफ का रेजिंग डे। 20 को भी मैंने आपको कोई दिवस नहीं पढ़ाया था। 21 को भी नहीं पढ़ाया था। फिर मैंने आपको सीधा पढ़ाया था 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। और अब 24 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को भी कौन सा मनाया जाता है, तो 25 जनवरी के साथ नेशनल वोटर डे मनाया जाता है, जो कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो सरला एविएशन है, इसने भी भारत का पहला ई विटोर जो एयर टैक्सी है, ये किस नाम से लॉन्च किया है। तो इसको साथ ही जो लॉन्च है ये सून नाम से किया है। ये जो एयर टैक्सी है इसको सून नाम दिया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं हम लोग सून टैक्सी की मुख्य विशेषताएं। तो इस साथ जो सून टैक्सी है ये छोटी यात्राओं के लिए बनाई गई है, जो कि 20 से लेकर 30 किलोमीटर की यात्रा के लिए इसको डिजाइन किया है, जिससे ट्रैफिक में काफी राहत मिल सके। और इसकी खूबियों की बात करें तो इसमें साथ ही 6 यात्री हैं, बैठ सकते हैं। और ये कितने किलोग्राम तक पेलोड को ले जा सकता है, तो लगभग 680 किलोग्राम तक। राउंड फिगर में बात करें तो लगभग 700 किलोग्राम तक। ये जो एयर टैक्सी है ये 250 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकती है। और जबकि इसको लॉन्च कहाँ किया जाएगा, तो 2028 में लॉन्च किया जाएगा इसको कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर। आज का 10वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो उमा महेश्वर की दुर्लभ मूर्ति है, इसकी जो खोज है ये भी किस राज्य में की गई है। तो इसकी दोस्तों जो खोज है ये की गई है भी कर्नाटक राज्य के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथी उमा महेश्वर की दुर्लभ मूर्ति है, ये कर्नाटक के अंदर जो उडुपी जिला है, यहाँ पर अजीरी गांव के तुंग जूके के अंदर की गई है। और ये जो ऐतिहासिक मूर्ति है ये 17वीं शताब्दी की मानी जा रही है। और इस मूर्ति में बात करें तो भगवान शिव को एक कमल के मंच पर बैठे हुए दर्शाया गया है। और उनके साथ ही जो अर्धांगिनी है पार्वती उमा, ये उनके भाई को गोद में विराजमान है। बात करते हैं हम लोग कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धारमैया। राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो थावर चंद्र गहलोत। और राजधानी आप सभी जानते हैं जो कि बेंगलुरु। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। आज का जो 11वां क्वेश्चन है ये आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित है।
आप लोगों से पूछ रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं अभी कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं अभी धनंजय सिंह। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, इसने अभी धनंजय सिंह को अपना अध्यक्ष चुना है, जबकि साथियों इसी के साथ जो पवनजीत चंदन है इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बात करते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1968 के अंदर। और ये केंद्रीय कॉर्पोरेट जो मामलों के मंत्रालय इसी के नियंत्रण में है। और यह बाद में कंपनी सचिवों के पेशे के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। अब आज का आप लोग 12वां क्वेश्चन देखिए। आज का 12वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस नेता ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर जो ऑपरेशन सर्द हवा है इसको शुरू किया है? तो इसको साथ ही जो शुरू करने वाला है यह भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। दरअसल ये जो ऑपरेशन है ये गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के मद्देनजर चलाया जा रहा है। और ऑपरेशन सर्द हवा की बात करें तो इसका जो मकसद है ये सर्दी के मौसम में किसी भी प्रकार की घुसपैठ या फिर अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। और बीएसएफ के साथ जो सभी जवान है ये अधिकारी 29 जनवरी तक इस ऑपरेशन के तहत सीमा पर चौकसी बनाए रखेंगे और आधुनिक हथियारों से क्या है कि निगरानी करेंगे। बात करते हैं हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली के अंदर। अब इसके एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो महेश कुमार अग्रवाल। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों आप लोगों का। और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले विश्व के पहले जो पर्वतारोही हैं अभी कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं अभी राकेश कादियान। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। दरअसल तो जो राकेश कादियान है ये भी न्यू हरियाणा पर कार्यरत है। और ये भी एवरेस्ट विजेता जो राकेश कादियान है, इन्होंने 2 दिन के अंदर ही विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848.86 मीटर। और इसी के साथ विश्व की जो चौथी सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है माउंट लाहात्सो, जिसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर। इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और इस तरह ये 21 साल की लगातार सर्विस और 45 की उम्र में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले विश्व के पहले पर्वतारोही भी बन गए। तो ये तो साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम के लिए। लेकिन मैं आपको कुछ और क्वेश्चन और बताता हूँ। एक बार आप लोग इस दृष्टि पर फोकस और करिए। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि बचेंद्री पाल ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके अलावा ज्योति आत्रे का नाम याद करिए, यह भी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी थी। काम्या कार्तिकेयन के नाम याद करिए, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है। और कामिरीता सिरपा की बात करें तो नेपाल के साथ ये पर्वतारोही है और इन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है। इसके अलावा साथियों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, संतोष यादव का नाम, कि जो संतोष यादव है ये माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि भारतीय जो एथलेटिक महासंघ है इसके भी जो एथलेटिक आयोग के जो अध्यक्ष है इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात और साथियों, एक बार सोने से पहले क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ क्या है कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ना भी मत भूलिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।